Start. Good morning, students. Today we are going to discuss the second part of this chapter, power sharing. In the last lecture, we will discuss Belgium and Sri Lanka, and also the geographical condition, population, and many more. Also, we will discuss the accommodation in Belgium and Sri Lanka also. After that, we have to discuss these two topics. These are the last topics of this chapter. इस चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करना है. पिछले चैप्टर में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि पहले बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा कि बेल्जियम क्या है, श्रीलंका क्या है, कहाँ पे दोनों लोकेटेड है. इसके अलावा बेल्जियम की स्थिति क्या थी, श्रीलंका की स्थिति क्या थी, दोनों में आखिरकार अंतर कैसे देखने को मिला. इन सब के अलावा अगर बात करें तो वहां पे देखने को मिला कि दोनों में एकोमोडेशन कैसा था, वहां पे इथिकल पोजीशन या एथनिक पोजीशन कैसा था, एथनिक कंपोजिशन कैसा था, कहाँ पे किस भाषा के लोग ज्यादा रहते थे, उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि आखिरकार एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम या एकोमोडेशन इन बेल्जियम वो एक आइडियल फॉर्म क्यों निकल के आया, यूरोपियन यूनियन ने उसे एक आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा. इसके अलावा ये भी देखा गया कि ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, उसे जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसे अपना राजधानी बनाया गया, उसे अपना कैपिटल बनाया गया. अब इस चैप्टर में अगला टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरत है, पावर शेयरिंग आज की डेमोक्रेसी की मांग क्यों है, या डेमोक्रेसी की मांग होनी क्यों चाहिए. दूसरा हो गया कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कैसे कैसे पावर शेयरिंग हम लोग कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है. इसका दो कारण निकल के आता है. पहला होता है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा होता है मॉरल रीजन. अब प्रूडेंशियल रीजन की बात करें, अगर पुरानी कहानी पे जाए तो बेल्जियम में देखने को मिला फ्लेमिश रीजन था और वेलोनियन रीजन था. दैट मींस एक डच स्पीकिंग रीजन और एक फ्रेंच स्पीकिंग रीजन. लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग रीजन माइनॉरिटी में होने के बाद, दैट मींस 40% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू फ्रेंच स्पीकर्स व्हिच आर नोन एज वेलोनियन, or 59% of the peoples belongs to Flemish region with those speak Dutch language. अब वहां पे ये देखना होता है कि इतना 59 और 40% का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी वहां पे काफी बड़ा कंफ्लिक्ट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उन्होंने इजीली पावर शेयरिंग को अडॉप्ट कर लिया. इसके अलावा ये देखने को मिला कि वहां पे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बात की है वहां पे, तो यहाँ पे देखने को मिला क्या कि इसने दोनों ने मिलकर एक सरकार बनाई. वहां पर हम लोग देखा 4 अलग अलग तरह की सरकार बनी. पहला क्या हुआ कि इन दोनों की सरकार जो थी उनको कहा गया क्या कि एक यूनियन गवर्नमेंट हुआ, ताकि इसे पूरे देश में काम करे. फिर एक बना क्या स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम लोग रीजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं. फिर एक बना कैपिटल गवर्नमेंट. कैपिटल गवर्नमेंट में क्या था, सिर्फ ब्रुसेल्स की सरकार, वहां की जो कैपिटल थी वहां पे भी एक सरकार बनी. क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेंच स्पीकर्स जो थे, ये फ्रेंच स्पीकर्स और ये डच स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर्स 40% थे ये पूरे ओवरऑल कंट्री में. लेकिन ब्रुसेल्स की कंडीशन अलग थी. ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकर थे और 20% डच स्पीकर्स. दैट मींस यहाँ पे ये पूरे देश में माइनॉरिटी में है, लेकिन अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो मेजॉरिटी में था. कोऑर्डिनेशन कि यहाँ पे पावर शेयरिंग को इजीली डिवाइड किया गया, इजीली एक्सेसिबल बनाया गया दोनों फ्रेंच स्पीकर्स के लिए भी और डच स्पीकर्स के लिए भी. इसके अलावा अगर बात करें तो ये क्या सर इसमें नहीं सुनाई दे रहा, इसमें कहाँ सुनाई दे रहा. आगे इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे तो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल में बात करते हैं. तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल में एक और कंडीशन निकल कर श्रीलंका की. श्रीलंका में बात करें तो वहां पे क्योंकि देखा गया कि सिन्हाला थे 74% और एक और बच गया 18% कौन था, तो तमिल स्पीकर्स. 74% सिन्हाला स्पीकर्स, 18% तमिल स्पीकर्स
इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ, तो दैट मींस ये देखना होगा कि काफी हद तक परसेंटेज में डिफरेंस है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कंफ्लिक्ट ज्यादा हुआ। और यहाँ पे ये जो मेजॉरिटी थी वो अपने पावर्स को शेयर करना नहीं चाहती थी। तो इसी कारण से आगे चल के 1980s के दशक में ये देखने लगा कि श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, और जो आने वाले तकरीबन 29 इयर्स तक ऑनगोइंग है, दैट मींस चलता रहा। अब इसमें अगर बात करें तो भाई हम पावर शेयरिंग क्यों करें? मेजॉरिटी में हम हैं, मेरे पास ज्यादा पॉपुलेशन है, तो देश भी मेरा होगा। सपोज करो इंडिया की बात कर ले, इंडिया में अप्रोक्स कहा जाए तो 80% नहीं, अप्रोक्स 75% हिंदू पॉपुलेशन है, अप्रोक्स 16 to 17% इस्लामिक पॉपुलेशन है, 4% सिख पॉपुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और पॉपुलेशन। दैट मींस हम कहेंगे इस देश में ये मेजॉरिटी में है, तो भाई इसकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो मेजॉरिटी की बात सुनी जाए, दैट यहाँ पे ये रहेगा कि भाई डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी नहीं है तो वो थियोक्रेटिक देश बन गया ना। डेमोक्रेटिक देश के लिए तो हमको सबकी बात चाहिए। भाई ये 75% वो भी जरूरी है, 17% है तो वो भी जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो भारत और पाकिस्तान में अंतर क्या है? कहने के लिए वो भी एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन डेमोक्रेटिक देश का एक एजेंडा होता है कि वो सेकुलर कंट्री होता है। सेकुलर कंट्री दैट मींस वहां पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। लेकिन वहां पे देखने मिलता है, पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे एक थियोक्रेटिक देश है क्योंकि उसका एक ऑफिशियल रिलीजन है। आगे कंटिन्यू करते हैं। पावर शेयरिंग में सबसे पहले प्रूडेंशियल रीजन में क्या निकल गया? प्रूडेंशियल से पहले समझे प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या होता है। प्रूडेंशियल का मीनिंग हो गया कि अगर बात करें एक ऐसा कंट्री या एक ऐसा देश जहां पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी है और वो दोनों अपने घाटे और नुकसान को देखकर, दैट मींस अपने फायदे और नुकसान को देखकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, एक पावर शेयरिंग का एक एजेंडा बनाए, एक फॉर्म बनाए, और जिसके तहत इसको भी इक्वल फायदा हो, इसको भी फायदा हो, ना इसको ज्यादा नुकसान हो, ना ज्यादा इसको फायदा हो, ऐसा गवर्नमेंट बनाना चाहिए। और वो मिला कहा बेल्जियम में। प्रूडेंशियल का मतलब हो गया तो कि एक ऐसा कैलकुलेशन या एक ऐसा कैलकुलेटिव गवर्नमेंट या एक कैलकुलेटिव डिसीजन जहां पे ना किसी का नुकसान हो और ना किसी का फायदा हो, एक कैलकुलेटिव इक्वल वे में गवर्नमेंट को चलाया जाए। तो पावर शेयरिंग से एक फायदा ये है कि देश में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो तरीके से कह सकते हैं कि मान के चलो कि दो एग्जांपल ये बेल्जियम और श्रीलंका में, बेल्जियम में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ क्योंकि पावर शेयरिंग इजीली डिवाइड कर दिया गया दोनों कम्युनिटी में। लेकिन वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो सिन्हाला क्योंकि मेजोरिटी में थी तो वो चाहती नहीं थी कि हम अपना पावर्स किसी को दे। ऑफिशियल वहां पे रिलीजन हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया 1956 में, ऑफिशियल लैंग्वेज में सिन्हाला को अडॉप्ट किया गया, जिस कारण से तमिल जो भी तमिल स्पीकर्स थी उनकी डिमांड्स को इग्नोर किया गया। जब 1975 का दशक आया, 1975 टू 1980 के बीच में नॉर्दर्न और ईस्टर्न फ्रांस जो थे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, उन्होंने मांग की कि हमें एक तमिल एलम चाहिए, यानी कि तमिल स्टेट की मांग की। लेकिन इस मांग को भी नकार दिया गया। कहा गया कि भाई हम चलो ये भी मांगेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का एजेंडा था। देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, आपके साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हो सकता है मेरा भी चांस है हम अपने स्टेट से जीत जाए, जहां पे मेरी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से जीत जाए। उसके बाद हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके अपने लिए भी कुछ ले आपसे मांगे, भाई एमपी बन के जाएंगे, एमएलए बन के जाएंगे, तो हम अपनी आवाज भी तो संसद में रखेंगे, मेरी आवाज को सुनने वाला स्पीकर भी तो होगा। लेकिन इस बात को भी नकार दिया गया। दैट मींस वहां पे किसी तरह से सिन्हाला जो था वो तमिल स्पीकर्स और जो क्रिश्चियन वगैरह थे उनके साथ अपना पावर्स को शेयर नहीं करना चाहते थे। दैट मींस ये प्रूडेंशियल रीजन में आता है। प्रूडेंशियल रीजन में ये इसलिए क्योंकि ये कैलकुलेटिव फॉर्म नहीं बना पा रहे थे। कैलकुलेटिव फॉर्म नहीं बना पाने के कारण से ये नॉन प्रूडेंशियल हो गया, और वहां पे ये देखने को मिलता है कि ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण से वहां पे क्या हुआ कि एक सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हुई, एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, काफी मास किलिंग हुई और हजारों लोग तमिल भी मारे गए और सिन्हाला भी मारे गए। इसमें एक पार्ट जो था वो एलटीटीई का था, दैट मींस लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अब आगे बात करते हैं मोरल रीजन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कोई कहता है यार मेरा देश डेमोक्रेटिक है, चलो हम मान लिए डेमोक्रेटिक है। कैसे?
पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक है, तो चलिए हम मान लिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वो तो जाएगा। लेकिन क्या फिजी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता था? फिजी पिछले क्लास में 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा देश हो गया जहां पे देखते हैं कि फिजियन लोगों को और इंडियन फिजियन को, फिजियन और इंडियन फिजियन दो अलग अलग लोग हुए। जैसे फिजी में रहने वाले जो लोग हुए, जो नेटिव पीपल्स हैं, उनको फिजियन कहा जाता है। जो कॉलोनियल पीपल्स, जबकि जब वो वहां पे ब्रिटिश कॉलोनी थी, लोग वहां चले गए और वहां पे जो बस गए तो वो इंडियन फिजियन हो गया। तो उन दोनों के वोट के रेशियो में अंतर था। क्यों? क्योंकि फिजियन को इंडियन फिजियन के अकॉर्डिंग 2 गुना वोट का परसेंटेज मिलता है। दैट मींस हम लोग कहें कि इंडियन फिजियन अगर 1 वोट दे रहा है और वही वोट अगर वहां का फिजियन पीपल दे तो वो 2 वोट के बराबर होगा। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, पावर शेयरिंग इक्वली डिवाइड नहीं हुआ। इनके अलावा अगर बात करें तो मॉरल रीजन में ये होता है कि डेमोक्रेसी का बेसिकली ये एक स्प्रिट होता है कि हम अपने पावर्स को शेयर करें। भाई पावर शेयर नहीं करेंगे, सारा पावर मेरे ही पास होगा, तो ये राजतंत्र हो गया ना, राजतंत्र हो गया। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की जरूरत कहां पड़ी? पहले भी तो वही होता था कि एक राजा है, उसके पास सारा पावर, कमांडर भी वही है, अकाउंट्स देखने वाला भी वही है, होम मिनिस्टर भी वही है, सारा मिनिस्टर वही है। आज कह सकते प्राइम मिनिस्टर भी तो राजा होगा, तो प्राइम मिनिस्टर मान के चलते एक तरह का देश का राजा हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के भी ऊपर कोई है जो उसको निकाल सकता है, लेकिन राजा को आप नहीं निकाल सकते। इसके अलावा उसकी हायरार्की चलती है। हायरार्की दैट मींस कर सकते हैं कि वो मरेगा तो उसका बेटा मरेगा तो उसका पोता। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि हाँ वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसके हर एक रैंडम पीरियड के बाद, दैट मींस कर सकते हैं उसके टेन्योर के बाद उसका इलेक्शन होगा और उसको फिर से चुना जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। पावर शेयरिंग हो गया तो 2 रीजन लेके आता है, प्रूडेंशियल, दूसरा मॉरल। मॉरल क्यों? क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी दैट मींस अगर डेमोक्रेसी बनाए रखना है तो पावर्स को शेयर करना हो, ताकि देश के हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भी इक्वली पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो, और वो भी कर सकते हैं इजीली कि यार ये मेरा देश है, मेरे पास भी कुछ पावर्स है। और ये पावर्स आप लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में। आप भी हैं तो आपके पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कर सकते हैं कि भाई हम भी सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दिया, दैट मींस आपके पास भी कुछ ना कुछ पावर तो शेयर करके दे दिया कि हाँ आप भी सरकार पे उंगली उठा सकते हैं। अगर सरकार आपके ऊपर उंगली उठा सकता है तो आप भी सरकार के ऊपर उंगली इजीली उठा सकते हैं। तो ये था पावर शेयरिंग का टॉपिक। आगे है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बात करते हैं तो यहाँ पे 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग इजीली देखेंगे। पहला हो गया आपको हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, और दूसरा हो गया वर्टिकल लेयर ऑफ पावर शेयरिंग। तीसरा हो गया जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, वो पावर शेयरिंग के अंदर आए तो वो हो गया मेरा तीसरा ग्रुप। जो 4 तरह पावर शेयरिंग की बात करते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कम्युनिटी में जब शेयर होता है, और पीपल्स के बीच में होता है। पीपल्स में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, और ये क्या है मीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी के अंदर आ जाता है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग के बाद हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल मतलब दैट मींस कर सकते हैं कि जो एक लेवल पे हो। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इससे वो छोटा है, इससे वो बड़ा है, वो इक्वल लेवल ऑफ पार्टीशन लेके चले। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में 3 अलग अलग विभाग है जो कि इक्वली पार्टनरशिप या एक दूसरे पे कमांड करने का काम करते हैं, एक दूसरे को सुपरविजन करने का काम करते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। तो ये जो पावर शेयरिंग हो गया वो आता है हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। अब कैसे? सपोज करो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। पिछले शायद 2 साल पहले एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट को का, आप को अगर याद होगा तो अप्रैल के महीने में ही कई बड़े पैमाने में भारत बंद, बिहार बंद चल रहा था। पूरे 1 महीना
एक दो दिन करके बन रहा है। तो वहां पे देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और माना गया कि देश में वो डिसीजन कुछ हद तक गलत है, और कई पीपल जो है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, काफी बड़े पैमाने पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो सरकार क्या की, जुडिशरी का डिसीजन है तो उसको हटाना इजीली नहीं है, तो उसने क्या किया कि एक मेमो लेके आया, सरकार एक मेमो लेके आई और संसद में पेश की, लोकसभा में पेश की, और वहां पे लोगों के सामने कहा गया कि भाई ये डिसीजन हमको जुडिशरी का सही नहीं बुझा रहा है और लोगों के फेवर में नहीं है, तो इस डिसीजन को हमको सुप्रीम कोर्ट का बदलना होगा। तो वहां पे वोटिंग हुआ, वोटिंग होने के बाद एक परसेंटेज, दैट मींस 66%, अगर आपको वोटिंग मिल गया 66% मत समझिए, आप 1/3 समझिए, 1/3 अगर वोटिंग मिल गया, सो 1/3 2/3 वोटिंग अगर मिल गया तो कर सकते हैं कि वो मेमो इजीली पास हो जाएगा, एज ए बिल के रूप में पास हो गया, और वहां पे देखने को मिलेगा कि एक लॉ बना के या किसी तरह से एक अमेंडमेंट करके उस डिसीजन को चेंज कर दिया जाएगा, और यहाँ पे ऐसा हुआ भी। और इस कारण से देखने को मिला कि जो मार्च के लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसको धीरे धीरे कर करके जब सुप्रीम कोर्ट का सेशन चला, सॉरी बोलते हैं लोकसभा का सेशन चला, और वहां पे इस अमेंडमेंट को पूरा किया गया, वो मेमो लेकर आया गया, वहां पे बिल को पास किया गया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज किया गया। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव बड़ा है जुडिशरी से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 1994 में राजीव गांधी सरकार ने कहा कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, या कुछ भी अलग अलग डिसीजन बोला कि हाँ बनना चाहिए। तो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो क्या वो बनवा सकती थी? नहीं, क्योंकि वहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस था, तो क्योंकि डिस्प्यूटेड जमीन था, और उसके अलावा ये देखने को मिलता था कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, जुडिशरी का एक पार्ट है, तो उसके अंदर चला गया, तो जब तक जुडिशरी उसका फैसला न सुनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बदल नहीं सकती है, लेकिन दखलंदाजी इजीली नहीं कर सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई बार देखने को मिलता है कि सरकार के डिसीजन को चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास या जो हाई कोर्ट होता है, वो रीजनल गवर्नमेंट के डिसीजन को चेंज करने का हक रख सकती है। सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, 2016 में बिहार की बात करते हैं, तो वहां पे मद्य निषेध कानून निकल गया है। दैट मींस सिंपल वर्ड में कहें तो दारू बंद करने का एक कानून निकल गया है। कई लोगों ने, जो दारू के ठेकेदार वगैरह थे, वो इस चीज को लेकर चले गए कहाँ, तो हाई कोर्ट में ये केस चला, केस चलते चलते जब सरकार केस हार गई, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ उनका भी कहना सही है, जो भी दारू के ठेकेदार वगैरह है उनका कहना सही है, और दारू पे कुछ छूट मिलना चाहिए, ताकि उनका भी सामान लगा हुआ था और वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सरकार के जो कानून थे उसको बदलने के लिए कहा गया, तो सरकार क्या की, भैया इसका हाई लेवल पे चलेगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। अगर सपोज करो सुप्रीम कोर्ट में ये केस हार जाती सरकार, तो सरकार को मजबूरन ये कानून बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव से ही बड़ा है जुडिशरी, आपकी सोच के हिसाब से। अब अगर बात करें, ये हो गया लेजिस्लेटिव हो गया, तो वो अगर देखा जाए तो इन तीनों से कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे का सपोर्टिंग हैंड है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करता है, साथ साथ सपोर्ट करेगा कि एक दूसरे के साथ चलेगा। दैट मींस ये हो गया कि ये एग्जीक्यूटिव मान लो, ये हो गया हमारा जुडिशरी, और ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव, ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है। इसी कारण से इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। अगला बात करें वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की, तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे निकल के आता है क्या कि ये हो गया हमारा यूनियन गवर्नमेंट, ये हो गया हमारा रीजनल गवर्नमेंट, और ये हो गया मेरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या होता है, ये तो हम कभी सुने ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जैसे हो गया कि नगर पंचायत के प्रमुख हो गए, मेयर हो गया, अगर ये क्या कोई बड़े बड़े सिटीज जो है वहां पे मेयर देखने को मिलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें तो
गांव में अगर छोटे रूट लेवल पर चल जाए तो सरपंच हो गया, सरपंच उसका लगता है एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है, इसके बाद सचिव आ गया, इसी तरह से सोन चलते जाता है। तो अगर बात करें तो इस तरह से पावर शेयरिंग डिवाइड किया गया। यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स था, वो अपना कुछ पावर्स रीजनल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। इसके पास कुछ पावर था, ये अपना कुछ पावर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दे दिया ताकि वो अपना डिस्ट्रिक्ट को चला सके। इस तरह से देखने को मिला कि ऐसा इसमें कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा पावर इसके पास है और रीजनल से ज्यादा पावर यूनियन के पास है। तो इस तरह के पावर शेयरिंग को हम लोग कर सकते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। दैट मींस यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सबसे अपर लेवल पे होगा उसके पास ज्यादा पावर है, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, ये भी ट्रिपल लेयर होता है। सिंपली समझो तो ये भी ट्रिपल लेयर देखने को मिलता है। अब जनरली कहा था फोर्थ लेयर भी आ गया क्योंकि ग्राम पंचायत वगैरह जो था 1992 के बाद ग्राम पंचायत भी आ गया। इससे कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत इसका रूट लेवल हो गया। देश में तकरीबन 46 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत है और उतना ही सरपंच भी। अब अगर बात करते हैं अगला वर्ड कम्युनिटी पे, देश में अक्सर देखते हैं कि वर्ड आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की बात आई है तो आपको एक किस्सा सुनाते हैं आज का, कल का ही किस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, कल नहीं परसों था, कल सैटरडे था, सैटरडे बंद था सुप्रीम कोर्ट, परसों एक जजमेंट आया। तो जजमेंट में ये था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बेसिकली पहले आंध्र प्रदेश का था, 2000 में एक बिल बनाया गया था। बिल में वहां के जो राज्यपाल थे उन्होंने कहा कि जो भी पिछड़ा इलाका है, जो SC/ST से बिलोंग इलाका है, वहां पे 100% आरक्षण दिया जाए उसके स्कूल टीचर्स को, कि वहां का सारा स्कूल टीचर्स SC/ST से बिलोंग करेगा। दैट मींस कर सकते हैं, अगर सपोज कर लो कि वहां पे 70% SC/ST है तो बाकी 30% भी तो लोग होंगे अलग अलग कम्युनिटी के। तो यहाँ पे उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है। और इसी कारण से एक केस दायर किया गया वहां के हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये केस चला, सरकार के खिलाफ गया, सरकार हार गई, फिर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज से 20 साल पहले का केस था, 20 साल से ये केस चलते आ रहा है। चलते 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 पिछले 2 दिन पहले डिसीजन आया। डिसीजन में क्या था कि वहां पे कहा गया कि आपने ये गलत किया है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप मान ले रहे कि 100% आरक्षण का तो प्रस्ताव ही गलत है, लेकिन आपने डेट भी दिया, तो वहां पे बाकी 30% तो लोग अपने आप को सोचेंगे कि हम दबे कुचले लोग हैं, हमें कोई इस जिला में कोई ऑप्शन ही नहीं कि हम यहाँ पे एज ए टीचर काम कर सकते हैं। दैट मींस वहां पे ये देखने मिलता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इन दोनों का आपने विरोध किया और लोगों के राइट्स को छीनने का काम किया। इस कारण से सरकार को कहा गया कि तत्कालीन प्रभाव से इसको वापस लिया जाए। सिंपल बात आता है कि वापस तो ले लेंगे, लेकिन जो टीचर्स उस समय से एम्प्लॉयड है उसका क्या होगा? तो सरकार कहे कि ठीक है, अभी तक 1986 से लेके अभी तक जो भी एम्प्लॉयड टीचर होंगे उनको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अब जो आगे होगा उसमें रिजर्वेशन प्रोसेस भी नहीं होगा। इस रिजर्वेशन प्रोसेस को वहां पे न्यूट्रलाइज किया गया और सरकार को फिर से हिदायत दी गई कि आगे ऐसा कोई कानून ना राज्यपाल के थ्रू ना आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ला सकते हैं। और दोनों सरकार को 5 लाख का फाइन भी हुआ। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि कम्युनिटी का पावर शेयरिंग तो सही है, लेकिन एक्सेस ऑफ कम्युनिटी पावर शेयरिंग भी गलत है। यहाँ पे कम्युनिटी